राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज में हम पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे संगीत संस्थाओं पर। और आज साहित्य की कुछ संस्थाओं के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा और साथ में कुछ अन्य संस्थाएं जो बच जाएगी उसकी हम करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर जब मैं संगीत संस्थाओं की बात पिछली क्लास में कर रहा था और आज जब मैं राजस्थान की विभिन्न आपको जानकारी हो, मैं साहित्य एकेडमीज के ऊपर आ रहा हूँ। राजस्थान की साहित्य संस्थाएं या साहित्य अकादमियाँ, जिनकी चर्चा आज करने वाला हूँ और साहित्य संस्थाओं की बात करके मैं आपको इसमें कुछ अन्य संस्थाएं भी अगर कल्चर से रिलेटेड रह गई है निश्चित रूप से हम लोग उनकी बात भी करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान साहित्य अकादमी या राजस्थान के अंदर जितनी लिटरेचर से संबंधित एकेडमीज है, हम उनकी चर्चा आज की अपनी क्लास के अंदर जो है वो करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, राजस्थान के अंदर जब साहित्य विकास की संस्थाओं का जिक्र करते हैं, राजस्थान के अंदर जब साहित्य विकास की संस्थाओं का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले मैं एक संस्था का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। ध्यान देना, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, अगर कोई संस्था आप पढ़ते हो और उस संस्था के साथ में उस विद्यालय पढ़ना हो, जैसे आरपीएससी अजमेर, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट बीकानेर अपन बोलते हैं, राजस्व मंडल अजमेर बोलते हैं, वैसे ही आप उस संस्था के अंदर विद्यालय का नाम साथ में बोल दीजिए। मैं साहित्य अकादमी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मुझे रूप से विश्वास है। और कई सारी ट्रिक भी आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जिस संस्था का जिक्र मैं कर रहा हूँ, राजस्थान साहित्य अकादमी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान साहित्य अकादमी। जब मैंने इस संस्था का नाम लिखा राजस्थान साहित्य अकादमी, विद्यार्थियों आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा ये संस्था कहाँ पर है। विद्यार्थियों, ये संस्था है राजस्थान के एक ऐसे शहर में जो की नगरी कहते हैं, जिसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। वो राजस्थान का शहर जो वाइट सिटी कहलाता है, जो फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी कहलाता है। विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मैं कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1958 को हुई। हालांकि हमें तारीख की आवश्यकता नहीं है, हमको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा है। इसकी स्थापना का वर्ष है 1958। विद्यार्थियों, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना 1958 के अंदर हुई। और मैं आपको बता दूं कि इस संस्था के द्वारा कहते हैं, क्योंकि इस संस्था का नाम क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान में साहित्य को प्रोत्साहन देने वाली जो दो सबसे बड़ी संस्था, एक राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और एक है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। इन दोनों संस्थाओं को तो निश्चित रूप से आप लोग जो है वो अपने जहन के अंदर रखोगे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना 1958 के अंदर हुई। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये संस्था, चूंकि इस संस्था के नाम में है साहित्य, तो ये साहित्य को प्रोत्साहन देने का काम करती है। ग्रंथ है, कविताएं है, कहानियां है, उपन्यास है, उस तमाम प्रकार के साहित्य को ये जो है वो मोटिवेट करने का काम करता है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, वो साहित्य राजस्थान के अंदर अलग अलग भाषाओं का साहित्य, अलग अलग भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन देने का कार्य ये संस्था करती है। विद्यार्थियों, इस संस्था के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। हालांकि करंट इश्यू से रिलेटेड मैं बाद में आपको इस पुरस्कार के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन परीक्षा में कभी पूछ ले मीरा पुरस्कार कौन सी संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आपको ध्यान रखना है कि मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस संस्था के द्वारा एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। विद्यार्थियों, वो मासिक पत्रिका कौन सी है? वो मासिक पत्रिका है मधुमती। जरा जानकारी हो, आपको जानकारी हो, मासिक पत्रिका कौन सी है? मासिक पत्रिका है मधुमती। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। इस संस्था के द्वारा जो मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, विद्यार्थियों, वो मासिक पत्रिका कौन सी है? वो मासिक पत्रिका मधुमती है। कहते हैं कि आपको ध्यान हो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में है।
स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। क्या काम करती है? साहित्य को प्रोत्साहन देती है। इस संस्था का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो विद्यार्थियों, सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। और इस संस्था के द्वारा जो मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, वो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? वो मधुमती पत्रिका का प्रकाशन होता है। विद्यार्थियों, 1958 में ये संस्था बनी और 1960 के अंदर पहला मीरा पुरस्कार डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि लेटेस्ट, भले ही साल भर पहले, भले ही 2 साल पहले, भले 2 महीने पहले, लेटेस्ट मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपको जो है अगर ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पहला मीरा पुरस्कार 1959 के अंदर डॉक्टर रामानंद तिवारी ने हासिल किया था। विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आ गया कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार। और मासिक पत्रिका जो प्रकाशित की जाती है संस्था के द्वारा, वो मासिक पत्रिका कौन सी है? वो मासिक पत्रिका है मधुमती। विद्यार्थियों, मुझे लगता है अगर आपको समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप अपना रेस्पॉन्ड जरूर करिएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर को पढ़ने के बाद मैं दूसरी संस्था के ऊपर जा रहा हूं, और दूसरी संस्था जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की चर्चा जब करता हूं तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। नाम इस संस्था का क्या है? राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। जरा ध्यान दें, इस संस्था का नाम है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी। जरा आपको जानकारी हो, राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर है। कभी अगर आप भूल जाओ तो इतना दिमाग में एक सवाल आपसे पूछता हूं, और बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछता हूं, बताइएगा। भारत ने अब तक 2 बार क्रिकेट का विश्व कप जीता 50-50 ओवर्स के मैच, मतलब 50 मतलब वनडे मैच के अंदर। तो वो जो 2 बार वर्ल्ड कप जीता, एक बार जीता 1983 और दूसरी बार जीता 2011। 83 में कप्तान थे कपिल देव और 2011 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ये आप सबको ध्यान है। अपने को तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? बताइए, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1983। देखिए, मैं ट्रिक से कई सारी बात है। 1983 के अंदर कपिल देव क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर भारत आए। तो 1983 में कपिल देव जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर भारत आए तो हमने सोचा कि कपिल देव पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर आए हैं, दुनिया के बड़े जो क्रिकेट के धुरंधर है उनको पछाड़ करके, और कपिल देव क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर आए हैं तो इनका सम्मान भी होना चाहिए, और इनके सम्मान के लिए इसको रसगुल्ला भुजिया और पापड़ खिलाया जाए। अब आप कहोगे कि इसमें क्रिकेट का क्या लेना देना? बताइए, क्रिकेट के अंदर 3 फैक्टर होते हैं। क्रिकेट के अंदर कितने फैक्टर होते हैं बताइए? क्रिकेट के अंदर 3 फैक्टर होते हैं। क्रिकेट के अंदर आपको जानकारी हो, एक होता है बैटिंग, दूसरा होता है बॉलिंग, और तीसरा क्या होता है? फील्डिंग। आपको पता है ना ये तो क्रिकेट में 3 चीजें हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। जैसे क्रिकेट में 3 चीजें हैं, यहां पर भी 3 चीजें हैं, भाषा साहित्य और संस्कृति। इसका मतलब भाषा की बैटिंग, साहित्य की बॉलिंग और संस्कृति की फील्डिंग। विद्यार्थी, आपको जानकारी हो, भाषा की बैटिंग, साहित्य की बॉलिंग और संस्कृति की फील्डिंग, यानी 3 चीजें क्रिकेट में होती है, और यहाँ 3 चीजें आई, भाषा साहित्य और संस्कृति। और ये 3 चीजें जब आई तो विद्यार्थियों वो क्रिकेट बन गया, और इसलिए नाम है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता? 1983 में। 1983 के अंदर हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, और क्रिकेट में 3 चीजें होती है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। इसलिए भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी स्थापना कब हुई? विद्यार्थियों बताइएगा जरा, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई तो 83 के अंदर। स्थापना कब हुई? 1983। भाषा की बैटिंग, साहित्य की बॉलिंग और संस्कृति की फील्डिंग। ये देखिए, ये कैच हमने ले लिया।
और आपको जानकारी हो भाषा की बैटिंग, साहित्य की बॉलिंग और संस्कृत फील्डिंग। 1983 के अंदर राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अब स्थापना हुई, क्रिकेट में 3 चीजें, यहां पर 3 चीजें आ गई, इसलिए बीकानेर। लेकिन क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता तो हमने कपिल देव महोदय को कहा कि आपने भाषा की बैटिंग, साहित्य की बॉलिंग, संस्कृति की फील्डिंग, मतलब क्रिकेट, और क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता 1983 में, इसलिए स्थापना 83। लेकिन कपिल देव जी वर्ल्ड कप जीत कर आए हो तो हमारे बीकानेर की धरती पर आओ, जहां आपको खिलाएंगे मीठे मीठे रसगुल्ले, मीठे मीठे बंगाली मिठाई रसगुल्ला, भुजिया जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, और पापड़, बीकानेर के रसगुल्ला भुजिया पापड़। यहां पर भी 3 चीजें आ गई, यहां पर भी 3 चीजें आ गई। बैटिंग के लिए खिलाएंगे रसगुल्ला, बॉलिंग के लिए खिलाएंगे भुजिया, और फील्डिंग के लिए खिलाएंगे पापड़। तो कहने का मतलब रसगुल्ला भुजिया पापड़ में भी 3 चीजें, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप से इसका लिंक जुड़ गया। तो विद्यार्थियों, 3 चीजों वाला रसगुल्ला भुजिया पापड़ वाली जगह कौन सी है? बीकानेर। इसलिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1983 में। कहां पर हुई? बीकानेर में हुई, क्योंकि रसगुल्ला भुजिया पापड़, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, बीकानेर याद हो गया। और वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता? 83 में जीता, तभी तो बीकानेर बुलाकर रसगुल्ला भुजिया पापड़ खिलाया, तो स्थापना का वर्ष 83 याद हो गया। लेकिन विद्यार्थियों, इस संस्था के द्वारा भी एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जागती ज्योत। अब देखिए, क्रिकेट की ज्योत जगाई थी 1983 के अंदर, भारत ने क्रिकेट की ज्योत जगाई दुनिया में, और क्रिकेट की ज्योत जगी तभी तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर कपिल देव भारत लेकर आए। इसलिए इस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिका कौन सी है? मंथली जो मैगजीन संस्था के द्वारा निकाली जाती है, वो संस्था मासिक पत्रिका कौन सी है? विद्यार्थियों, वो संस्था की मासिक पत्रिका है जागती। एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी भी स्थापना 1983, मासिक पत्रिका जागती ज्योत। और मैंने एक सवाल पहले पूछा था आपको, आपने उत्तर दिया कि नहीं दिया? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? विद्यार्थियों, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। है ना, ये 2 संस्थाएं जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, मुझे लगता है समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। देखो, संगीत संस्थाओं में आपको कालक्रम के अनुसार बताया, लेकिन यहाँ कालक्रम के अनुसार नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ट्रिक है। सबसे पहले अपन ने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ले लिया, जिसकी स्थापना हुई 1952। उसके बाद अपन ने ले लिया राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर, जिसकी स्थापना हो गई। क्रिकेट की ज्योत जगी तो यहाँ पर भाषा साहित्य और संस्कृति ज्योत जगी, इसलिए पत्रिका का नाम जागती ज्योत। और उधर साहित्य अकादमी मधुमती हीरा पुरस्कार, साहित्य अकादमी उदयपुर का। ये दोनों संस्थाएं अगर आपको अच्छे से याद हो गई है, तो मैं तीसरी संस्था पे आ रहा हूं। अब विद्यार्थियों, में कुछ ऐसी संस्थाएं पहले लूंगा, कुछ ऐसी संस्थाएं मैं पहले लूंगा जिसमें कोई ना कोई भाषा का नाम आ रहा है। जैसे आपको जानकारी हो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, आपको ध्यान हो हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू ग्रंथ अकादमी, संस्कृत भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, संस्कृत भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, पंजाबी भाषा अकादमी, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। देखिए, ये जितने नाम मैंने यहां बोर्ड पे लिखे, इन सभी के अंदर भाषा का क्या आ रहा है? नाम। और आपको एक बात पहले बता देता हूं, भाषा देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में, लेकिन जिनमें भी भाषा का नाम आवे उसमें विद्यार्थियों ध्यान दें, उसमें विद्यार्थियों ध्यान देना। आपको जानकारी हो, पंजाबी और अरबी फारसी, ये 2 संस्थाएं ऐसी है जिसके मुख्यालय जयपुर में नहीं है।
बाकी हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है? जयपुर। सिंधी कहाँ है? जयपुर। उर्दू कहाँ है? जयपुर। संस्कृत कहाँ है? उर्दू जयपुर। ब्रज भाषा अकादमी, ब्रज भाषा भी जयपुर। यानी विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान की साहित्यिक संस्थाओं को जब आप लोगे तो आपको हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत और ब्रज भाषा एकेडमी, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ रखने हैं? जयपुर। यानी आप दिमाग में इतना तय कर लो, जिसमें भाषा का नाम आवे, जैसे हिंदी आया, भाषा का नाम है, भाषा खुद नहीं, भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर है, पर भाषा का नाम जैसे हिंदी, जैसे सिंधी, जैसे संस्कृत, जैसे उर्दू, जैसे ब्रज भाषा का नाम आते ही इन सभी के मुख्यालय, विद्यार्थियों, जहां भाषा का नाम आवे वहां मुख्यालय क्या करोगे? जयपुर करोगे। मुख्यालय कहां करोगे? जयपुर करोगे। लेकिन विद्यार्थियों, इसमें दो अपवाद है, एक है पंजाबी और एक है अरबी फारसी। अपने को ध्यान रखना है, पंजाबी का मुख्यालय गंगानगर के अंदर है और अरबी फारसी का मुख्यालय टोंक के अंदर है। ये दो अपवाद है, यानी कि पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर में है, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, लेकिन इसके अलावा हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, ब्रिज, सभी भाषाओं के मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। अब आपको कम से कम देखिए, मैंने बोर्ड पे कितने लिखे? 3, 2, 5 और 2, 7। 7 में से भाषाओं के नाम आ रहे हैं इन 7 में। सप्ताह में 7 वार होते हैं, 7 संस्थाओं में भाषा के नाम है, लेकिन 7 में से 5 आपको ध्यान हो, हमारी क्लास 5 दिन चलती है, सोमवार से शुक्रवार, शनि रवि को तो हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती नहीं है। तो 5 दिन 5 संस्थाओं के मुख्यालय जयपुर और 2 संस्थाएं, पंजाबी का गंगानगर और अरबी फारसी संस्थान का टोंक। ये विशेष रूप से अब मुख्यालय के अंदर दिमाग में रखें। अब मैं आपके सेकंड संस्था के रूप में, थर्ड संस्था के रूप में अब मैं जो जिक्र करने वाला हूं, आपको जानकारी हो, तीसरी संस्था के रूप में मैं यहां जिक्र करने वाला हूं। और तीसरी संस्था अब अपन इस क्रम में ले लेते हैं, बहुत छोटे छोटे आराम से आपको याद होंगे। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ध्यान देना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जरा आपको जानकारी हो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जरा ध्यान दें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब पहली बात आपको पता ही है एक चीज, कि पंजाबी और अरबी फारसी को छोड़कर बाकी सभी के मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ है विद्यार्थियों? बताइएगा जरा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था, संगीत की संस्थाएं पढ़ाते समय ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 3 दिन के अंदर 10,000 व्यूअर्स का लक्ष्य हमारा कल के वीडियो का रखा गया था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है हम सफलता प्राप्त करने वाले नहीं हैं। कोई बात नहीं, सफलता नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने विद्यार्थी देख रहे हैं कम से कम वो कंटिन्यू कीजिए। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। विद्यार्थियों, इसकी स्थापना कब हुई? बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ध्यान दें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की स्थापना हुई 1969 के अंदर। और मैं आपको यहां पर बता दूं, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68 के अंदर जब आई थी, तो उसमें देश के विभिन्न राज्यों में हिंदी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना की जानी थी एजुकेशन पॉलिसी के। वैसे तो 1986 की पॉलिसी और अब 2020 की भी पॉलिसी आ गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1968 के अंदर जब देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी स्थापना के वर्ष को आप कमेंट कर सकते हो, 1968 के अंदर जब देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो विद्यार्थियों, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में हिंदी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव भी था। देश के अंदर विभिन्न राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देना और हिंदी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव। आपको ध्यान हो, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कोठारी कमीशन का फॉर्मूला था ना, त्रिभाषा, वो त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल देती थी। और त्रिभाषा फॉर्मूले में 3 भाषाएं है। कौन सी? पहली मातृभाषा, दूसरी राजभाषा और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। पहली मातृभाषा, जैसे हम राजस्थान के लोग, हमारी मातृभाषा भी हिंदी, और जैसे मारवाड़ी है पर ज्यादातर हम हिंदी बोलते हैं,
तो हमारी मातृभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है, तो हमने तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव कर लिया या फिर दूसरी किसी भाषा का चुनाव कर लिया। लेकिन आमतौर पर मातृभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कम्युनिकेशन लैंग्वेज अंग्रेजी। तो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के विभिन्न राज्यों में हिंदी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और जिसकी अनुपालना करते हुए अगले ही साल 1969 के अंदर आपको जानकारी हो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कर दी गई। जयपुर के अंदर कहते हैं कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में 15 जुलाई 1969 को कर दी गई। एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की विद्यार्थियों हो गई। 1969 के अंदर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई, लेकिन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो 1969 के अंदर कहते हैं कि हिंदी आई, 1969 के अंदर हिंदी आई और 10 साल बाद सिंधी आई। 1969 में हिंदी आई और 10 साल बाद सिंधी आई। 1969 में हिंदी आई और विद्यार्थियों 10 साल बाद सिंधी आई। राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, जरा ध्यान दे, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, गौर करिएगा। 1969 में हिंदी आई, 10 साल बाद सिंधी आई। 1969 में हिंदी आई और 10 साल के बाद में सिंधी आई। और 10 साल के बाद में सिंधी आई तो मैं तो बता ही चुका हूं कि पंजाबी और अरबी फारसी को छोड़कर बाकी सबका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर है। जयपुर के अंदर मुख्यालय है विद्यार्थियों। और स्थापना अभी का 69 में हिंदी आई, 10 साल के बाद सिंधी आई, तो 10 साल के बाद सिंधी आई तो 1979 हो गया। और विद्यार्थियों 1969 में हिंदी आई और 10 साल के बाद में सिंधी आई। 1979 में राजस्थान सिंधी भाषा एकेडमी, और सिंधी भाषा एकेडमी की स्थापना 1979। इसके द्वारा एक पत्रिका, देखिए मैंने आपको भाषा साहित्य अकादमी और भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की जागती ज्योत, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, मधुमती दोनों पे बताया कि मासिक पत्रिका है। मगर मैं हर संस्था में अगर मासिक, पाक्षिक, द्विमासिक, वार्षिक बताऊंगा तो इतना याद भी नहीं कर पाओगे और इतना याद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूज भी हो जाओगे। सफल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, सफल होने के लिए जरूरी है कि आपने पढ़ते समय अपनी व्यूरचना को सही बनाया या नहीं बनाया, और आपको मटेरियल कितना पढ़ा जाए, इसके अलावा यह भी पता है कि कितना छोड़ा जाए। जिस विद्यार्थी ने यह सीख लिया कि मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ज्यादातर विद्यार्थी ये तो पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, और छोड़ू क्या? जिसने ये सीख लिया वो विद्यार्थी जिंदगी में कभी अनसलट सकता। विद्यार्थियों, युद्ध के मैदान में जाने से पहले जिसने अपने तुणीर को सही ढंग से सज लिया, जिसने अपनी स्ट्रेटजी सही बना ली, जिसकी संरचना सही है, युद्ध के मैदान में जाने से पहले उसकी आधी जीत तो वहीं पर। अगर आपकी संरचना सही नहीं है, आप समझिए आप आधा गेम पहले ही हार गए। विद्यार्थियों, इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और वो पत्रिका है रिहाण। कौन सी पत्रिका है? रिहाण। अपने मारवाड़ी में कह कर रेवण, जिदे कोई मरनो पढ़नो है वो डोडन अमल रीज को रेवण हुआ करे। इस पत्रिका का नाम क्या है? रिहाण। इस पत्रिका का नाम क्या है? रिहाण। राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, आपको जानकारी हो 69 में सिंधी आई, 10 साल के बाद, 69 में सिंधी नहीं, 69 में हिंदी आई, 10 साल के बाद में सिंधी आई, 10 साल के बाद में सिंधी आई। लेकिन विद्यार्थियों, सिंधी उर्दू भाई भाई। आज सिंधी का मतलब जो सिंध पाकिस्तान से आए हैं, और सिंध पाकिस्तान से आए हैं तो पाकिस्तान में मुसलमानों का बाहुल्य है, और मुसलमान उनकी महत्वपूर्ण भाषा, खास तौर से मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है उर्दू। तो अपने को यहां पर ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? 69 में हिंदी आई, 10 साल के बाद सिंधी आई, लेकिन सिंधी उर्दू भाई भाई, सिंधी उर्दू भाई भाई। तो विद्यार्थियों, राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी, अब भाई भाई है तो भाई भाई तो एक ही साल है, देखो जुड़वा भाई है। राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी, और मुख्यालय कहाँ है?
पंजाबी का गंगानगर, अरबी फारसी का टोंक, बाकी सभी जयपुर। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो 1969 में हिंदी आई, 10 साल के बाद में सिंधी आई और सिंधी उर्दू भाई भाई। तो उर्दू अकादमी की स्थापना जयपुर और इसकी स्थापना भी 1979 के अंदर। इसकी स्थापना भी कब हुई? इसकी स्थापना भी हुई 1979 में, 1979 के अंदर। 69 में हिंदी आई, 10 साल के बाद में सिंधी आई और फिर सिंधी उर्दू भाई भाई, मतलब दोनों एक ही साल आए, जुड़वा भाई है। लेकिन एक बात बड़े बताऊं, सिंधी अकादमी की पत्रिका थी रियाण, लेकिन अपने याद रखनो भाई भाई नक्तर देखे रियाण करे, नक्तर नक्षत्र, नक्षत्र नो मारवाड़ी को नक्तर, भाई भाई नक्तर देखे रियाण करे, नक्तर देखे रियाण करे, ये रो मतलब सिंधियों री पत्रिका रियाण और उर्दू भाषा अकादमी री पत्रिका नखलिस्तान। नखलिस्तान इस संस्था की पत्रिका कौन सी है? नखलिस्तान। वापस सुनना ध्यान से विद्यार्थियों, राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी, राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, स्थापना 1969 में हुई। क्यों? क्योंकि 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और जिसकी अनुपालना में अगले ही साल राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई। 1969 में हिंदी आई, लेकिन 10 साल के बाद में सिंधी आई और 10 साल के बाद में जब सिंधी आई तो विद्यार्थियों राजस्थान, आपको जानकारी हो राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना 1979 में हुई। राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी की स्थापना जयपुर, स्थापना 19 हुई। और विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखें, सिंधी उर्दू भाई भाई और भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई क्या, भाई भाई नक्तर देखकर रियाण करते हैं, यानी कि रियाण पत्रिका सिंधी अकादमी की और नक्तर देखकर मतलब नखलिस्तान पत्रिका किसकी है? नखलिस्तान पत्रिका उर्दू अकेडमी की है। तो सिंधी उर्दू भाई भाई और भाई भाई नक्तर देखे रियाण करे, यानी उर्दू अकेडमी की पत्रिका नखलिस्तान और सिंधी अकादमी की पत्रिका रिहान। महत्वपूर्ण बात समझ में आ रहा हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए। अब कहोगे ताली कैसे जाए? लाइव चैट के अंदर ताली बजा दे, पता तो चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों 69 में हिंदी आई, 10 साल के बाद में सिंधी आई, सिंधी उर्दू भाई 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 नक्तर देखकर रियाण करते हैं। लेकिन ध्यान रखे 69 में हिंदी आई, 10 साल के बाद में सिंधी आई, सिंधी भाई भाई, लेकिन अगले साल संस्कृत की बारी आई, अगले साल संस्कृत की बारी आई, अगले साल संस्कृत की बारी आई। विद्यार्थियों ध्यान दें, अगले साल संस्कृत की बारी आई। राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर, राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर, अगले साल संस्कृत की बारी आई। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। विद्यार्थियों अगले साल संस्कृत की बारी आई, यानी कि 69 में हिंदी अकादमी थी, 10 साल के बाद में सिंधी आई तो 79 में सिंधी अकादमी। सिंधी उर्दू भाई भाई तो उर्दू अकादमी भी 79, सिंधी उर्दू भाई 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 नक्तर देख के रियाण करे तो एक की पत्रिका रियाण, दूसरे की नखलिस्तान। और अगले साल संस्कृत की बारी आई, यानी कि 1980 के अंदर राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी की स्थापना हुई जयपुर के अंदर। 1980 के अंदर राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना हुई। और विद्यार्थियों इस संस्था के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका क्या है? इस संस्था के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और वो त्रैमासिक पत्रिका संस्कृत, और संस्कृत में स्वर होते हैं, भाषाओं की जननी है, इसका मतलब स्वरों की जननी है, और इसलिए और संस्कृत भाषा के स्वरों से सबका मंगल होता है, यानी कि पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका। वैसे त्रैमासिक याद नहीं करना है तो चलेला, लेकिन पत्रिका कौन सी है? स्वर मंगला। विद्यार्थियों संस्कृत के स्वरों से सबका मंगल होता है क्योंकि सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए पत्रिका का नाम, त्रैमासिक पत्रिका का नाम स्वर मंगला हो गया। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना 1980 में। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दीजिएगा। और विद्यार्थियों मैं अगली भाषा एकेडमी पे ले रहा हूं, और अगली भाषा एकेडमी आपको ध्यान हो 7वें नंबर पर राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। ध्यान दें, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। आपको जानकारी हो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर
राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। ब्रज मतलब भगवान कृष्ण की धरती, ब्रज की धरती, परंतु भगवान कृष्ण की धरती, वृंदावन गोकुल की धरती, ब्रज की धरती, और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था तभी 1986 के अंदर मैं पैदा हुआ। मेरा जन्म वर्ष है 1986, इसलिए मैं भगवान कृष्ण को याद करता हूं। और कृष्ण कहाँ के थे? ब्रज के। इसलिए राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई विद्यार्थियों? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना हुई 1986। ध्यान दे, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, मेरा बर्थ ईयर 1986 है और मेरा बर्थ ईयर है, इसलिए मेरे बर्थ ईयर में तो भगवान कृष्ण को याद करूंगा ही। और भगवान कृष्ण की धरती, ब्रज की धरती, इसलिए राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई विद्यार्थियों? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना हुई 1986 के अंदर। विद्यार्थियों ध्यान दें, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना 1986। एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की स्थापना 1986 में। और ब्रज भाषा अकादमी की पत्रिका में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस संस्था की पत्रिका है जिसका नाम है ब्रज सत दल। इस संस्था की पत्रिका है जिसका नाम है ब्रज सत दल। विद्यार्थियों, इस संस्था की पत्रिका है जिसका नाम है ब्रज सत दल। ब्रज सत दल, आपको जानकारी हो, इस संस्था की स्थापना कहते हैं कि ब्रज सत दल, इस संस्था की स्थापना जो है वो 1986 में हुई। और इस संस्था की पत्रिका बहुत सिंपल है याद करने के लिए विद्यार्थियों, इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो आपके सामने नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो निश्चित रूप से आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। विद्यार्थियों, मैंने तमाम संस्थाएं आपको बताई है, तमाम संस्थाएं। 69 में सिंधी आई 10 साल के, सॉरी बोलने में बोल देते गड़बड़, 1969 में हिंदी आई, 10 साल के बाद में सिंधी आई। सिंधी उर्दू भाई भाई तो दोनों ही उगर 80 में, और भाई भाई नक्तर देखकर रियाण करते हैं तो एक की रियाण दूसरे की पाकिस्तान। अगले साल संस्कृत की बारी आई तो 80 में संस्कृत अकादमी, और 86 तो भगवान कृष्ण की बारी है, ब्रज भाषा अकादमी की बारी है। लेकिन मुख्यालय जयपुर है, मैं पहले ही बता चुका हूं, तमाम भाषा के नामों की संस्थाओं के मुख्यालय जयपुर है, सिवाय पंजाबी और अरबी फारसी को छोड़कर। अब आप देखिए जरा, अपन ने जितनी संस्थाएं पढ़ी है आपको जानकारी हो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 1958, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर 1983, हमने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1969, राजस्थान आपको जानकारी हो सिंधी भाषा अकादमी 79, उर्दू भाषा अकादमी 79, संस्कृत भाषा अकादमी 80, ब्रज भाषा अकादमी 86। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हमने हिंदी की भी बात की, हमने सिंधी की भी बात की, हमने उर्दू की भी बात की, हमने संस्कृत की भी बात की, हमने ब्रज की भी। आपको जानकारी हो हमने कितनी संस्थाओं की बात हम कर चुके हैं, आपको जानकारी हो। हिंदी की बात हो गई, सिंधी की बात हो गई, उर्दू की बात हो गई, संस्कृत की बात हो गई, ब्रज की बात हो गई। अब दो बात अपन कर लेते हैं, एक तो कर लेते हैं विद्यार्थियों, किसके ऊपर कर लेते हैं? हाँ जरा ध्यान दे, अगली बात अपन कर लेते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। आपको जानकारी हो मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान, इसकी स्थापना, अब देखो एक बात, अपन ने सभी भाषा के नाम में जयपुर, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, तो विद्यार्थियों मुसलमान नाम आया। वैसे तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किसी भी धर्म से ऊपर है, और उन्हीं के वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हुए। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो उनकी जयंती 11 नवंबर को हम भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपको ध्यान हो, कालांतर में उस पद को हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से पुकारा, लेकिन वर्तमान में इसी साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को परिवर्तित करके
वापस कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। विद्यार्थियों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करता हूं। इसका हेडक्वार्टर कहां है? टोंक। आजादी से पहले एकमात्र मुस्लिम रियासत को टोंक, और राजस्थान का वह शहर जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं, वो कौन सा शहर है? राजस्थान का एकमात्र शहर जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं विद्यार्थियों, वो नवाबों की नगरी टोंक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हम जब मौलाना साहब की बात करते हैं विद्यार्थियों, मैं आपको जानकारी दे दूं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की जब मैं बात करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करता हूं। इसकी स्थापना जो हुई वो 1978 के अंदर हुई। जरा ध्यान दें, इसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई, लेकिन 1978 में जब इसकी स्थापना हुई तब इस संस्था का नाम केवल ये था, ध्यान देना, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के नाम से संस्था की स्थापना हुई 1978। लेकिन ये 7 और 8 का पासा जब पलट गया विद्यार्थियों, जब ये 7 और 8 का पासा जब पलट गया और 1987 का वर्ष आया, तो हमने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद के अंदर इस संस्था का नामकरण कर दिया। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनकी जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के नाम से संस्था को कब से जान रहे हैं? 1987। अपने को ध्यान रखना है, 1978 में संस्था बनी, तब नाम था अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम आगे नहीं था, मगर ये 7-8 की जगह आया और ये 8-7 की जगह आया। 1987 का वर्ष आया, नाम हो गया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी। विद्यार्थियों, एक सूचना दे देता हूं, मैंने तमाम वीडियोस दिए हैं, लेकिन हमारे कई विद्यार्थी सोचते हैं कि वीडियो बाद में आ रहा हूं, देखो आना बीच तैयारी करो, तो निश्चित रूप से गौर करिएगा। मैं भी चाहता हूं और आप, हम सभी चाहते हैं जो पढ़ाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को देखें और उनसे सीखें। ऐसी स्थिति में राजस्थान बोली और साहित्य का प्रकरण आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के साथ। और बोलियां, मैंने राजस्थान की बोलियां पढ़ाई है, साहित्य पढ़ाया, साहित्यकारों की चर्चा की, कुछ इतिहासकारों की भी बात की, साथ में साहित्य की विधाओं की भी चर्चा की, और एक आध छोटा वीडियो आपको विभिन्न प्रकार की राजस्थान में जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती पर भी कल की डेट में या परसों की डेट में दे दूंगा। लेकिन गौर करिएगा, ये वीडियो 7 दिन तक YouTube के ऊपर दिखाई देंगे। 7 दिन तक, 7 दिन यानी कि इस शुक्रवार का मतलब अगले शुक्रवार तक आपको जो है, गुरुवार शुक्रवार, अगला रविवार मान लो, 7-8 दिन तक। उसके बाद ये बोली और साहित्य के, आर्ट एंड कल्चर के ये वीडियो जो बोली और साहित्य से संबंधित है, इन सभी को यूट्यूब में हटा दूंगा। गौर करिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम विद्यार्थी जो अगले टॉपिक आते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो हट जाएंगे। हर वीडियो जो टॉपिक पूरा होगा 8-10 दिन वो वीडियो रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो हमारे तमाम विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं वो निश्चित रूप से साथ साथ पढ़ ले, साथ साथ नोट्स पढ़ा ले। बहुत आपको जानकारी हो, निश्चित रूप से आपको इससे हेल्प मिलेगी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध, इसकी स्थापना 1978 के अंदर हुई और 1987 तक आते आते इसका नाम आपको जानकारी हो मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान टोंक के नाम से हम वर्तमान में संस्था को जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात आपको जानकारी हो, ये संस्था काम क्या करती है? ये संस्था विशेष रूप से अरबी फारसी ग्रंथों की छपाई, देखो बाकी, अब आप कहोगे कि बाकी संस्थाओं में उनका उद्देश्य क्यों नहीं? क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी हिंदी के साहित्य को प्रोत्साहन, संस्कृत अकादमी संस्कृत के साहित्य को प्रोत्साहन, सिंधी अकादमी सिंधी के साहित्य को प्रोत्साहन, सिंधी ग्रंथों को पुरस्कार, सिंधी ग्रंथों को प्रोत्साहन। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो एक बात ध्यान दें कि निश्चित रूप से आपको उद्देश्य वहां सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद इसमें अरबी फारसी है, इसका मतलब इस संस्था के द्वारा अरबी फारसी साहित्य का प्रकाशन और संरक्षण, इसका कार्य विशेष रूप से जो है वो किया जाता है। अरबी फारसी साहित्य का प्रकाशन करना हो, अरबी फारसी साहित्य का संरक्षण करना हो, निश्चित रूप से ये संस्था जो है वो इस प्रकार से कार्य जो है वो करती
है। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान टोंक की बात की। लेकिन विद्यार्थियों, एक अगले ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 9वें नंबर पे जिस संस्था का जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, अगली संस्था के रूप में मैं एक चर्चा कर रहा हूं राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर। ध्यान देना, राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर। ध्यान दे, राजस्थान या राजस्थानी पंजाब राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। ध्यान दे, राजस्थान पंजाबी आपको ध्यान हो, एक तो अरबी फारसी टोंक में और एक पंजाबी गंगानगर में। बाकी सभी भाषाओं के मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, तो आपको ध्यान है राजस्थान के सबसे उत्तर का जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ के पड़ोस में पंजाब, और पंजाब में ही तो सिखों की आबादी सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए गंगानगर के अंदर इसका मुख्यालय है। और विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 2006-2007 आपको जानकारी हो, इस वित्तीय वर्ष के बजट के अंदर ये जो है वो पंजाबी भाषा एकेडमी का प्रस्ताव था। तो हम इसकी स्थापना मानेंगे 2006-2007 के अंदर। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पे है? गंगानगर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2006-2007 के अंदर हुई। विद्यार्थियों, एक संस्था जिसके ऊपर मैं अगला जो जिक्र करने जा रहा हूं, आपको जानकारी हो, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। एक बात ध्यान रहो, ये जो प्राच्य शब्द है ना, इसके अंदर आप दिमाग में तय कर लो 50, 55, 60 कैसे, वो अब समझ में आएगा आगे। 50, 55, 60 प्राच्य मतलब पुराना। आपको ध्यान हो, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां है बताइएगा विद्यार्थियों? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पे है बताइए? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान विद्यार्थियों कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के अंदर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना 1950-1951 के अंदर हुई। 1950-51 के अंदर स्थापना हुई। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की स्थापना 1950-51 में हुई, लेकिन इसका पुनर्गठन 1955 में हुआ। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की स्थापना 1950-51 में हुई और इसका पुनर्गठन 1955 के अंदर हुआ। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की स्थापना 1950-51 में हुई और इसका पुनर्गठन 1955 के अंदर हुआ। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये संस्था क्या काम करती है? ये संस्था हस्तलिखित ग्रंथ जो पांडुलिपियां है उनके संग्रह, सर्वेक्षण और संपादन का काम करती है। ध्यान देना, जो हस्तलिखित ग्रंथ है विद्यार्थियों, जो हाथ से लिखे गए ग्रंथ है, हस्तलिखित ग्रंथ है, उन हस्तलिखित ग्रंथ या जिसको हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां, उन पांडुलिपियों के लेखन, संग्रहण और संकलन, संपादन, आपको जानकारी हो, संग्रह करना, संपादन करना, जो हाथ से लिखे गए पुराने ग्रंथ है और कहीं प्राप्त होता है, उसका संग्रह, उसका सर्वेक्षण, उसका संपादन, उसको लिखाना, उसको प्रिंट कराना, ये काम राजस्थान प्राच्य मतलब पुराना, विद्या मतलब शिक्षा, पुरानी विद्या मतलब राजस्थान के अंदर पुराने जो हाथ से लिखे गए ग्रंथ है उनको लिखाना, आपको जानकारी हो, उनका संग्रह और उनका संपादन कराना, यह काम राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर का है। इसकी स्थापना 50-51 में हुई, इसका पुनर्गठन 55 में हुआ। तो सवाल ए बने कि भाई 55 आया तो पछे हाट कदे आयो? हाट आवेला रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय जयपुर। श्री रामचरण जी संत थे ना, ऐसे तो उनकी प्रधान पीठ शाहपुरा में, लेकिन उनका जन्म स्थान रामचरण जी का कौन सा है? टोडाग्राम जयपुर। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ व संग्रहालय, ध्यान देना, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ। देखो, प्राच्य में 55 हाट, 51 राजस्थान प्राच्य, 51 राजस्थान
पच्चा 51 राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 55 पुनर्गठन 1908 में श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय कहां पे है? श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय जयपुर में। देखो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां था? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में था, लेकिन रामचरण जी का जन्म स्थान है ना सोडाग्राम जयपुर, तो रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय जयपुर के अंदर इसकी स्थापना कब हुई? 1960 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय जयपुर की स्थापना 1960 के अंदर हुई। यह भी आपके पुराने ग्रंथों से संबंधित संकलन और संपादन का कार्य करता है। महत्वपूर्ण बात अगर समझ में आए तो निश्चित रूप से आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बार बार मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों ध्यान दें, आपको जानकारी हो, ये काम तो हमारे विद्यार्थियों को कि वो कितना हमसे स्नेह करते हैं और निश्चित रूप से रहेगा। गौर करिए, क्योंकि टीचर तभी मेहनत करता है जब वो मोटिवेट होता है। अगली कड़ी गौर करिए, 7 दिन हैं, इसको घोट लीजिए साहित्य के और इन सब वीडियोस को ध्यान दें। आपको जानकारी हो, मैं अगली कड़ी के अंदर जो जिस संस्था के ऊपर मैं आ रहा हूं, मैं अगली कड़ी के अंदर एक संस्था जो आप के सामने लेने जा रहा हूं। अब 1-2 संस्थाएं पीछे बच गई है, उसको लेके अपन पूरा करते हैं इस टॉपिक को। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अब जो कुछ ये संस्थाएं रह गई उनकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2009 में भी ये सवाल आया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। और विद्यार्थियों राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है और इसकी स्थापना हुई 1955 के अंदर। ध्यान देना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना 1955 के अंदर हुई। और विद्यार्थियों यह इतिहास की लिखित सामग्री और लेखों का संरक्षण करती है। इतिहास की जो लिखित सामग्री है, जो इतिहास में लिखा गया, चाहे वो लेख है, चाहे विभिन्न प्रकार का लिखित दस्तावेज है। और विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मुगल काल से लेके और वर्तमान सरकार तक के जो हमारे लिखित दस्तावेज है, पुराने दस्तावेज, मुगल काल से लेके और वर्तमान सरकार तक के जो हमारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, लिखित डॉक्यूमेंट्स है, पुराने जो हमारे पास सोर्सेज है, और इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षित रखने का काम, नाम इसका क्या है? नाम इसका है अभिलेखागार। नाम इसका क्या है? अभिलेखागार। और अभिलेखागार में शब्द अभिलेख, और अभिलेख को अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्यूमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, इतिहास के लिखित दस्तावेज, मुगल काल से वर्तमान सरकार तक के पुराने दस्तावेज, इनको सुरक्षित और संग्रहित करने का कार्य राजस्थान की जिस संस्था के अंदर किया जाता है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है। विद्यार्थियों निश्चित रूप से राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर कोई संस्था रह नहीं गई हो, आपको बता दूं मैं, विद्यार्थियों जानकारी हो आपको, कोई संस्था एकाध रह नहीं गई हो। अच्छा, एक संस्था रह गई है, लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री शोध संस्थान चूरू की बात भी हम लोग कर लेते हैं। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर 1955 में बना। इतिहास के लिखित दस्तावेज और मुगल काल से वर्तमान सरकार के पुराने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित और संग्रहित करने का कार्य यहां पर किया जाता है। एक अपन संस्था पढ़ रहे हैं, लोक संस्कृति शोध संस्था, लोक संस्कृति शोध संस्थान। लोक संस्कृति शोध संस्थान कहां पे है? ये चूरू के अंदर है, ध्यान देना। लोक संस्कृति शोध संस्थान कहां पर है? लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू के अंदर है। विद्यार्थियों इस संस्था का दूसरा नाम है नगर श्री संस्था। इस संस्था का दूसरा नाम है नगर श्री संस्था। लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू, या जिसको मैं कह रहा हूं नगर श्री संस्था। और विद्यार्थियों ये नगर श्री संस्था कहां है? लोक संस्कृति शोध संस्था
दो भाई थे जिनका नाम था गोविंद अग्रवाल और सुबोध अग्रवाल, और दोनों भाइयों ने मिलकर चूरमा खाया, यानी चूरू के अंदर, और लोक संस्कृति का चूरमा खाया। ध्यान दे, दोनों भाई, वो दोनों भाई कौन थे? वो दोनों भाई थे जिनका नाम था सुबोध अग्रवाल, और दूसरे भाई थे जिनका नाम था गोविंद अग्रवाल। विद्यार्थियों, लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू, दो भाई थे, एक का नाम था गोविंद अग्रवाल और दूसरे का नाम था सुबोध अग्रवाल। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू की स्थापना दो भाई सुबोध अग्रवाल और गोविंद अग्रवाल ने की। इस संस्था को नगर श्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां है? दो भाइयों ने मिलकर क्या खाया? चूरमा खाया। और कब खाया चूरमा? 1964 के अंदर खाया। 1964 में ही नेहरू जी की मौत हुई थी, मौसर हुआ था। तो मौसर पे वैसे तो वनस्पति घी की पुड़िया खाई थी। वनस्पति घी भीलवाड़ा पहला कारखाना 64 में, और उरे में सांबर और नमक तो सांबर साल लिमिटेड की स्थापना भी 1964 में। और नेहरू जी की मौत हुई तो भगवान रे घरे जाना मोटी हड़क बस यानी रोडवेज की स्थापना भी 1964। और 1964 में कहते हैं कि अपने यहाँ पे जब मृत्यु होती है तो 12 दिन मिठाई भी चलती है। तो इन दो भाइयों ने चूरमा खाया। 1964 लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री विद्यार्थियों चूरू की स्थापना 1964 में दो भाइयों ने की। एक का नाम था सुबोध अग्रवाल और दूसरे का नाम था गोविंद अग्रवाल। विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है? तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम भी है, कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम भी है, और बड़ी अच्छे से मेहनत करिए। पटवारी का, कांस्टेबल का, रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत जल्दी एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रश्न लेकर आऊंगा। ध्यान दे, कई विद्यार्थी कहते हैं सर साइकोलॉजी ले जाओ, साइकोलॉजी के कमेंट तो डेली आते हैं, लेकिन ध्यान दे, आपसे ज्यादा मेरे को भी चिंता है। लेकिन गौर करिए, अभी कांस्टेबल और पटवारी का एग्जाम पहले है, रीट की तो अभी विज्ञप्ति नहीं आई, और विज्ञप्ति आएगी, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। लेकिन आप लोगों को यूट्यूब पर ढेरों इस एजुकेशन साइकोलॉजी के, मुझे पता है कि हमारे विद्यार्थी एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन अच्छी चीज आने के लिए तो इंतजार करना ही पड़ता है। मिठाई खानी में नहीं, थोड़ी देर लाइन में भीटनो भी पड़े। ध्यान रखना, आपको जानकारी हो तो अपने शादी में जाऊं, जैसे बढ़िया व्यंजन है तो मोटी लाइन में खड़ा रहो, अगर व्यंजन खराब है तो मोटी आओ पढ़ो रहने दो, अपना लेना ही बना वो करो। ठीक है, ऐसा होता है, थोड़ा इंतजार करिए, निश्चित रूप से बढ़िया चीज मिलेगी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है ना पंडित झाबरमल शर्मा, उनके नाम से एक संस्थान है पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान। और पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा के नाम से झाबरमल शर्मा शोध संस्थान विभिन्न ग्रंथों के शोध कार्य के लिए, आपको जानकारी हो, साहित्य के अनुसंधान के लिए इस संस्था की स्थापना वर्ष 2000 के अंदर, संस्था की स्थापना कब की गई? वर्ष 2000 के अंदर की गई। इस संस्था की स्थापना वर्ष 2000 के अंदर की गई। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, निश्चित रूप से आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा जरूर। ये संस्था जो मैं आपको बता रहा हूं, और मुझे लगता है मैंने ढेरों संस्थाएं, और मेरे हिसाब से कोई संस्था छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई छूट गई है तो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग छोटे टिप्स के अंदर और चर्चा करते रहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह, ध्यान दें, गणित की क्लास का भी आपके प्रैक्टिस है। कई विद्यार्थी कह रहे सर एक ही फिर रेखा गणित, देखिए अभी केवल हम लोग जो है लाइव पे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, बाद में विधिवत गणित भी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बीएड में हम पढ़ते हैं ना, कभी बच्चों को पढ़ाते हैं पहले उनका पूर्व ज्ञान तलाशते हैं। आप लोगों ने खूब पढ़ा है, और टॉपिक बाय टॉपिक जब हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से वो तो पटवारी और कांस्टेबल तक गणित भी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जो विद्यार्थी रीट में गणित पढ़े उन्हीं का लाइव सेशन है वो गणित की पढ़ ले। कंप्यूटर की क्विज भी जो है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब पे मैंने देखा है क्विज और प्रश्नोत्तर के बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं टॉपिक से भी ज्यादा। मगर टॉपिक पढ़ना है तो मेरी क्लास के अंदर बैठे ही हो, आप लोग टॉपिक पढ़िए। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की प्रकरण में करवा रहा हूं, लेकिन गौर करिएगा, आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें। राजस्थान कला संस्कृति कक्षा निरंतर नियमित रूप से आप देखते रहे, और
कल का जो वीडियो हमारा आएगा, एक अपन बोलिया और साहित्य के अब तक के जितने वीडियो आए हैं उस पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन अपन कर लेते हैं। उसके बाद में फिर एक नए प्रकरण पर सोमवार से चलूंगा। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो कि साथ में बने रहिए। और ये वीडियो ये रविवार नहीं, अगला रविवार, ये आने वाला रविवार नहीं, उसके अगले रविवार को सारे जो बोली और साहित्य की मैं प्राइवेट कर दूंगा। तब तक आप अपनी कॉपी में नोट करके और उतार करके रख लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।